हाय फ्रेंड्स, एग्जाम्स में प्रश्न पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला राजदूत कौन था। उसे शाही फरमान कब प्राप्त हुआ। सूरत में पहली फैक्ट्री कब खुली। कुछ ऐसे ही प्रश्नों में हम हमेशा उलझे रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी और हम देखेंगे। लेकिन हमें आगे बढ़ने से पहले ज़रा आप ये सोचो कि अगर 1608 में विलियम हॉकिंस पहली बार जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और वो शाही फरमान प्राप्त करने में असफल रहा, तो फिर 1609 में कौन सी फैक्ट्री सूरत में खुली। और अगर खुली भी फैक्ट्री तो फिर 1613 में कौन सी फैक्ट्री खुली, 1615 में कौन सा फरमान प्राप्त हुआ। कुछ ऐसे ही प्रश्नों को हम आज की वीडियो में देखेंगे और उड़ाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को चुटकियों में, ताकि एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो से आपके मैक्सिमम प्रश्न बनने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप उसको करके जाना। एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और एक एक पन्ने को खोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो कौन थी, कौन लोग थे ये जो हमारे यहाँ व्यापार करने आए। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है कि पुर्तगाली यहाँ पे पहले से व्यापार कर रहे थे। डचों का अपना यहाँ पे एकाधिकार था। इवन पूर्वी घाट और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र हम देखते हैं डचों ने कब्जा करके रखा था। वही धीरे धीरे पतन की तरफ पुर्तगाली बढ़ रहे थे। 1588 आते आते अंग्रेजों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार किया और उनको भी लालच बढ़ रहा था। यूरोप में जब इनका व्यापार वो देख रहे थे पुर्तगालियों और डचों का, तो इनको भी लग रहा था कि हमें भी क्यों ना इस मुनाफे में हम भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत किया, आगे बढ़े। उसके बाद कुछ कुछ व्यापारी व्यापार करते थे, वहीं पे यूरोप में ही व्यापार करते थे। मतलब समुद्री व्यापार में वो अकेले निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि खतरा रहता था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से वो यूनाइट हुआ, किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ी। तो चलिए देखते हैं। आप इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे जिस तरीके से ये मैंने लिखा है, और देखो आपको एक एक चीज़ें आपकी कैसे क्लियर होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कौन थे, पहले तो ये देखेंगे कि जो कंपनी बनी वो कौन थे। तो देखो, इंग्लैंड के जो अमीर व्यापारी थे, अमीर लोग जो थे, और पूंजीपति और निवेशक जो बैंकर्स थे वहाँ पे, इस पूंजीपति और निवेशक पे कौन कौन लोग थे। लंदन के व्यापारी थे, ये हमने देख लिया, जो व्यापार करते थे, यूरोप में ही व्यापार करते थे, समुद्री व्यापार। बैंकर थे पूंजीपति में, ये क्या करते थे, बैंकर और साहूकार, पूंजी को इकट्ठा करने का काम किया इन्होंने। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें फिर एक जैसी दिखेंगी। एक सेकेंड, देखो आप, ये देखो, ठीक है। आप देखो, इन्होंने क्या किया, पूंजी को इकट्ठा करने का काम किया। कुछ जहाज मालिक थे जिन्होंने समुद्री संसाधन का योगदान दिया, समुद्री संसाधन के लिए काम किया, मतलब जहाज़ों के लिए इन्होंने योगदान किया। और राजनीतिक समर्थन के लिए कुछ प्रभावशाली रईस। इन व्यक्तियों ने मिल करके, इन सभी ने मिल करके क्या किया, एक संयुक्त कंपनी बनाया, ठीक है। और ये कंपनी कैसी थी, जब कई लोग मिल करके, हम देखते हैं आज भी, हम अपने तरफ देखते हैं, हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो कैसे पूंजी इकट्ठा करती हैं, शेयर जारी करती हैं। उसी तरीके से इन सारी कंपनियों ने, ये जो व्यापारी थे, निवेशक थे, पूंजीपति थे, जहाज मालिक थे, इन्होंने क्या किया, अपने शेयर जारी किए और शेयर जारी करके एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई। याद रखेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे, आपको मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से एग्जाम में मिलेगा। आप बस धैर्य रख करके बस मेरी बात सुनते जाओ और ये अपने नोट्स ऐसे ही बनाते जाओ। इन सभी ने मिलकर के क्या बनाया, एक संयुक्त कंपनी बनाई, जिसको हम आज की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लोगों ने पैसा लगाया और मुनाफा क्या हुआ, सब में बटा। सबने मुनाफा लगाया, सबने पैसा लगाया और मुनाफा सब में बटा। ये तो हो गई बात कि कुछ लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई, ठीक है। और वो कौन सी कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। फिर हम ये देखते हैं कि भाई उनको कंपनी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो, इतिहास कुछ ऐसे पढ़ो ना कि मतलब कभी भूले ना आपको। एक एक पन्ने, एक एक तह आप उसको पलट करके देखो, खोलो सारे तह को। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट करना मुझे, जिससे मुझे क्या होती है, मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाती हूँ, ठीक है। देखो, कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उनको। देखो, अकेले जो व्यक्ति था, कोई भी यूरोप का या कहीं का भी कोई व्यक्ति अगर अकेले व्यापार करता है, पूर्वी व्यापार में अगर आता है, तो उसके लिए क्या होगा, व्यापार बहुत महंगा होगा, जोखिम भरा होगा। क्योंकि हमने देखा कि ये वाला पूरा जो एरिया अटलांटिक महासागर से होते हुए आप जब हिंद महासागर में आओगे, तो वो क्या है, जोखिम भरा है। प्लस क्या होते थे कि समुद्री यात्रा बहुत लंबी होती थी, डाकू होते थे, तूफान आने का खतरा, युद्ध का खतरा। हमने देखा था कि पुर्तगालियों ने पूरा अरब सागर पे व्यापार कब्जा करके रखा था। फिर बाद में हम देखते हैं कि हिंद महासागर पे डचों का कब्जा है, तो इनसे युद्ध का खतरा होता था। तो एक व्यक्ति ये जोखिम नहीं ले सकता था व्यापार करने का। फिर हुआ क्या, फिर 1600 ईस्वी के पहले तक
हम ये देखते हैं कि जो व्यक्तिगत व्यापारी होते थे वो अलग-अलग समुद्री व्यापार करते थे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो जितने भी व्यापारी थे, मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, ब्रिटेन की, ये क्या करते थे, समुद्री व्यापार करते थे अलग-अलग। किस चीज़ का व्यापार करना करते थे, ये मसालों का, कपड़े का, सोना, चांदी, इन सब का व्यापार करते थे और अधिक इसको करना भी चाहते थे। लेकिन ये जब और आगे बढ़ना चाहते थे यूरोप को छोड़ कर के, तब इनको डचों और पुर्तगालियों से मुकाबला करना पड़ता था, जो एक अकेले व्यक्ति के लिए कठिन कठिन काम था ये। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ज्वाइंट होकर के, हमारी नौसैनिक शक्ति तो मजबूत हो ही गई है, अब हम मिल करके इनका मुकाबला कर सकते हैं और हम अपना व्यापार पूर्वी देशों के साथ कर सकते हैं। तो इन्हीं जो कई व्यापारी, हमने बैंकर वगैरह को देखा, इन्होंने क्या किया, अनौपचारिक तरीके से, यानी कि इनफॉर्मल ग्रुप्स ये बनाए। कोई औपचारिक नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, मतलब ऐसे ही औपचारिक तरीके से इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, जुड़ने लगे एक दूसरे से, और इनका नाम पड़ा मर्चेंट एडवेंचर्स। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक एक लाइन जो मैंने लिखा है, आप इसको ऐसे ही नोट्स बनाओगे, ये सब कुछ एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इनकी जो पहली कंपनी थी, इसको हम जानते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इन्होंने कब बनाया इसको, 1599 में। ये यूनाइट हुए, इनफॉर्मली यूनाइट हुए ये, मतलब कि अनौपचारिक संघ था, और इनका नाम पड़ा मर्चेंट एडवेंचर्स। अब ये देखो, ये क्या थे, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये कोई परमानेंट कंपनी नहीं थी, टेम्परेरी इनकी एक एग्रीमेंट था, आपस में साझेदारी थी। ये सीधे पूर्वी देशों से व्यापार नहीं करते थे, यूरोप के साथ ही व्यापार करते थे। अभी फिर इनको ये व्यापार करते रहे, और इनको लगा कि भाई क्यों ना हम और पूर्वी देशों के साथ भी व्यापार करें, क्योंकि यूरोप में आप पुर्तगाल को देखो, स्पेन को देखो, डचों को देखो, वो व्यापार कर ही रहे थे। तो ये सारे लोग मिल करके जाते हैं महारानी के पास, यानी कि कौन सी महारानी थी उस समय ब्रिटेन की, तो आप याद रखेंगे, उस समय महारानी थी रानी एलिजाबेथ। इनका नाम याद रखेंगे आप, ये एग्जाम में पूछा गया है। एलिजाबेथ से जा करके ये सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई महारानी, आप हमें ऐसा एक चार्टर दीजिए, एक ऐसा राइट दीजिए, जिसकी वजह से हम क्या करें, पूर्वी देशों के साथ जाकर के व्यापार कर पाएँ, एशिया के साथ व्यापार कर पाएँ। और ये महारानी, जो रानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने ही उनको ये चार्टर दे दिया। उन्हें क्या मिला, एलिजाबेथ की रिक्वेस्ट जब इन्होंने किया एलिजाबेथ से, तो एलिजाबेथ ने इनको 31 दिसंबर 1600 को, याद रखना ये एग्जाम में पूछा गया है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है, और बिल्कुल आप देखना, आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो। तो रानी एलिजाबेथ क्या करती हैं, 31 दिसंबर, कितने तारीख को इनको चार्टर मिलता है, 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर इनको मिलता है। क्या मिलता है, रॉयल चार्टर। और इस रॉयल चार्टर में क्या था, तो आप समझ सकते हो ऐसे कि जो चार्टर था, इस चार्टर का मतलब था परमिशन, पावर और प्रोटेक्शन। इस रॉयल चार्टर का मतलब था परमिशन, पावर और प्रोटेक्शन, याद रखेंगे आप। अब देखो, चार्टर किसे कहते हैं, तो जो भी राजा होता है, हम आज भी देखते हैं, अगर कोई हमारे यहाँ कंपनी है, टाटा हो गए, बिरला हो गए, या फिर कोई भी बड़ी कंपनियां हैं, वो अगर किसी देश में व्यापार करने के लिए जाती हैं, किसी अदर कंट्री में, तो उनको पहले क्या होता है, भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वैसे ही ये थे, मतलब व्यापारी, जब इनको पूर्वी देशों के साथ यानी एशिया में व्यापार करना था, तो इन्होंने क्या किया, सरकार से परमिशन लिया। उसी परमिशन को हम कहते हैं चार्टर, मतलब लिखित जो परमिशन होता है उसको चार्टर कहा जाता है। राजा या सरकार द्वारा दिया गया आधिकारिक लिखित दस्तावेज कहते हैं चार्टर। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, आज अगर हमें कोई स्कूल खोलना है, तो हमें क्या लेना होता है, मान्यता प्राप्त करनी होती है सरकार की तरफ से। तो सरकार क्या करती है, लिखित एग्रीमेंट करती है कि हाँ भाई ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर टू ओपन द स्कूल, मतलब कि आप स्कूल को ओपन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं चार्टर। तो अब देखो, इस चार्टर का मतलब मैंने आपको बताया कि चार्ट परमिशन, इसका मतलब होता है किस चीज़ से परमिशन। तो इस चार्टर में था कि आपको 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार का मोनोपोली दिया जाता है, मतलब एकाधिकार दिया जाता है। यानी कि ब्रिटेन का और कोई भी व्यापारी, दूसरा व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा इन 15 सालों में। सिर्फ आप जाएंगे, यूरोप के अदर कंट्री के लोग कर सकते हैं, मैं सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रही हूँ, क्योंकि भाई सरकार का हक तो अपनी ही कंट्री पे होगा। तो वहाँ ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे, वो व्यापार करने के लिए नहीं जाएंगे, सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के। बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। पावर किस चीज़ का मिला इनको, तो इनको पावर मिला, इस जो रॉयल चार्टर है, इसके तहत किले बना सकते हैं आप पूर्वी देशों में जा करके, युद्ध करने का अधिकार दिया गया इस चार्टर में लिखित
लिख करके दिया गया इनको। इनको संधि करने का अधिकार दिया गया। सोचो इतनी सारी चीज़ें इनको किसी एक विदेशी देश में जा कर के, विदेश में जा कर के इनको इतने ये अधिकार दिए गए महारानी की तरफ से। इनको प्रोटेक्शन किस चीज़ का मिला? तो प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा भी मैंने बताया कि ये दूसरे अंग्रेज व्यापारी जो है, दूसरे कंपनियां नहीं जाएंगी, ये इनका मोनोपोली होगा, यही अपना व्यापार करेंगे, उसके बदले सरकार को कुछ टैक्स देंगे। सरकारी संरक्षण कैसे? विदेश में कंपनी के हितों को राष्ट्रीय हित माना गया, यानी कि स्टेट बैंक बैकिंग बोलते हैं इसको। होता ना, आपका बैकअप क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो क्या आपका कोई बैकअप है, बैकअप प्लान है? तो उसी तरीके से इनका जो सरकार, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको स्टेट का बैकअप मिला कि हम आपको क्या करेंगे, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो सरकार आपकी मदद करेगी। दूसरा क्या मिला इनको? कानूनी सुरक्षा मिली, मतलब लीगल प्रोटेक्शन मिला। किस चीज़ का लीगल प्रोटेक्शन मिला इनको? आप अपने नियम बना सकते हैं, मतलब कंपनी अपना नियम बना सकती है, कर्मचारियों पर अपने कानून को लागू कर सकती है, और सबसे बड़ी बात कि अपना न्यायालय भी जा करके वहाँ पे स्टेब्लिश कर सकती है। जैसा कि हम देखते हैं बाद में जो सुप्रीम कोर्ट बनाती है कंपनी, आगे एक एक चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल आराम से देखेंगे। मैं वादा करती हूँ और इतना गारंटी करती हूँ कि आपने इस तरीके से हिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी होगी। आप वीडियो को चला करके रख सकते हो, मेरी बातों को सुनो, और कहानी की तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आपके यहाँ बैठेगी और बिल्कुल उड़ जाएगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि इनको ये चार्टर मिला, चार्टर में ये चीज़ें चीज़ें थी, आप देखना इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कंपनी बनती है, इस चार्टर के बाद यही जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे, इनको कहा गया द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो नहीं नहीं, ये राजीव अहिर की ये एक कोट है, अभी मैं इसको बताऊंगी चार्टर में क्या था। तो यानी कि राजीव अहिर लिखते हैं, स्पेक्ट्रम बुक आपने नाम सुनी होगी, उन्होंने ये लिखते हैं द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट सपोर्टेड मोनोपोली, यानी कि ये क्या थी? राजकीय संरक्षण में से एकाधिकार प्राप्त कंपनी थी। किसका है ये वक्तव्य? राजीव अहिर जी का, जो स्पेक्ट्रम बुक इनकी है, आप हम सभी जानते हैं। यानी क्या थी? इसको स्टेट सपोर्टेड मोनोपोली प्राप्त था स्टेट की तरफ से। अब इस रॉयल चार्टर जो बना था, इससे क्या बनी? इससे कंपनी बनी। जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे, अब उनकी जो कंपनी किस नाम से फेमस हुई? तो उसको कहा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसका आधिकारिक ऑफिशियल नेम यही था, आधिकारिक नाम इस कंपनी का यही था जब तक कंपनी रही। और लेकिन रोजमर्रा में अब इतना लंबा नाम तो कोई लेता नहीं है, तो उसने क्या किया? छोटा करके इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या यहाँ इंडिया से सिर्फ आज वाला भारत का मतलब है? क्योंकि उनको तो 15 साल के लिए, ये आप भी सोच सकते हो, सोचो जरा आगे बढ़ने से पहले कि अगर 15 सालों का उनको व्यापारिक एकाधिकार पूर्वी देशों के साथ प्राप्त हुआ था, ना कि भारत के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसमें फिर हम इसको इंडिया शब्द क्यों कह रहे हैं? इंडिया का क्या मतलब है? तो यहाँ इंडिया से सिर्फ आज वाले भारत का मतलब नहीं था। आप ध्यान देंगे, आज हम जिसको इंडिया कहते हैं, इनका मतलब इस इंडिया से नहीं था। यानी कि 16वीं और 17वीं सदी में जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपियों के लिए ईस्ट इंडीज़ मतलब इंडीज़ या इंडिया का मतलब था सारे पूर्वी देश, यानी ईस्टर्न वर्ल्ड को वो क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इंडीज़ बोलते थे या इंडिया बोलते थे। यानी कि जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटा, वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ में हम देखते हैं कि अमेरिका और कैरेबियन वाली कंट्रियाँ जो आ जाती हैं पूरी, और ईस्ट इंडीज़ में उन्होंने कहा ये पूर्वी एशिया वाला पूरा पार्ट जो है वो आ जाता है, जिसमें भारत भी इंक्लूड था। ठीक है, इसमें शामिल माने जाते थे कौन कौन था? जो इंडीज़ के नाम से जो यूरोप के लोग थे, जो इंडीज़ और इंडिया शब्द का यूज़ करते हैं। अभी मैं इसका प्रूफ भी दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ें अपनी तरफ से बता रही हूँ। अभी देखो हम देखते हैं ये चीज़ें कहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये सारे जो पूर्वी देश थे, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे इस पूर्वी कंट्री में? तो आप देखो, इसमें भारत भी था, इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया का भी पार्ट था, चाइना, चीन भी इसमें शामिल था, मसाले द्वीप भी इसमें शामिल थे। इन सब को मिला करके कहते थे इंडीज, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड, ईस्ट इंडीज, इन सब को मिला करके कहा जाता था। फिर क्या हुआ? यानी कि इंडिया जो है, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं, उसमें जो इंडिया है एक भौगोलिक टर्म नहीं है, यानी किसी एक
प्लेस को नहीं बताता वो, बल्कि एक ट्रेडिंग रीजन था, पूरा क्षेत्र था व्यापार का। ये कहाँ लिखा है? देखो, ये स्पेक्ट्रम में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है और बिपिन चंद्रा के इंट्रो वाले पार्ट में भी है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तब ईस्ट इंडीज़ का मतलब देखो, मैंने एक ही हर चीज़ लिखा है कि आप कंफ्यूज मत हो। तब ईस्ट इंडीज़ का क्या मतलब है, मैंने बताया आपको कि यूरोपियों ने पूरे वर्ल्ड को दो भाग में बांटा। पहला कहा ये है वेस्ट इंडीज़, दूसरा कहा ईस्ट इंडीज़। अमेरिका और कैरिबियन वाला पार्ट कहा जाता है वेस्ट इंडीज़, जिसकी जिसकी खोज कोलंबस ने करी थी। वही ईस्ट इंडीज़ के नाम से एशिया का पूरा पूर्वी व्यापारिक क्षेत्र जो है वो ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना गया। अब क्या है, ईस्ट इंडीज एक व्यापारिक क्षेत्र था। ये कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी, क्लास 8 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें कोट की गई हैं, आप ध्यान दोगे। यानी ईस्ट इंडीज एक व्यापारिक क्षेत्र था। यूरोपियों ने एशिया के व्यापारिक क्षेत्र को ईस्ट इंडीज कहा। ये स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है इंट्रो वाले पार्ट में। इंडीज एक यूरोपीय टर्म था जो पूरे पूर्वी विश्व के लिए प्रयोग होता था। ये बिपिन चंद्रा लिखते हैं। तो यानी कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब इंडिया के लिए नहीं था, बल्कि वो जब व्यापार करने आए थे तो पूरे पूर्वी एशिया के देशों को मिला करके, पूर्वी क्षेत्र को मिला करके कहा गया था इंडीज। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि भारत ही मुख्य क्यों बन के रह गया, क्योंकि हमने देखा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही लगातार व्यापार कर रही है। तो शुरुआत में कंपनी का जो लक्ष्य था वो क्या था? मसाले। कंपनी का लक्ष्य था मसाले, रेशम, चाय, चीन, इंडोनेशिया से व्यापार करना। इसीलिए आप ध्यान देना, अगर कोई ऑथेंटिक बुक आप पढ़ते हो तो आप देखना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो सबसे पहले भारत न आकर के इंडोनेशिया पहुंची थी। वो इंडिया नहीं आए थे वो लोग, वहाँ से फिर वो मूव करते हैं इंडिया की तरफ। ठीक है। तो वो व्यापार करने ही कहाँ गए थे? इंडोनेशिया से व्यापार करने गए थे और सबसे पहले वहीं पे गए थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे देखा उन्होंने कि इनसे पहले तो डचों का कब्जा है और काफ़ी अब उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उनसे उनकी बहस भी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई और बाद में फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, डचों और अंग्रेजों के बीच में। डचों ने कहा कि भाई ठीक है, आप क्या करो, इंडिया में व्यापार करो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हम इंडोनेशिया में व्यापार करेंगे, आपका हस्तक्षेप नहीं होगा। वही लिखा है, धीरे धीरे डचों ने साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों को असली मुनाफा, फिर अंग्रेज जब व्यापार करने लगे धीरे धीरे तो उनको भारत में ही ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होने लगा। कंपनी की गतिविधियां मुख्यतः भारत तक ही देखते हैं। धीरे धीरे आते आते जब आपकी 18वीं शताब्दी आती है तो कंपनी की जो पूरी व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो सिमट गई कहाँ पे? केवल भारत तक। इसलिए ये जो ईस्ट इंडिया ये नाम है इंडिया वाला, ये भारत से बाद में जुड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। स्थायी रूप से बाद में जुड़ गया, लेकिन पहले इसको कहते थे यूरोपीय देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार। तो इसका निष्कर्ष हम क्या देखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकारी संस्था नहीं थी। ये हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष देखो, कंक्लूजन क्या है? कोई ये ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकारी संस्था नहीं थी। ये क्या थी? केवल व्यापारिक संस्था थी। मतलब कि सिर्फ व्यापार करने आए थे। निजी अंग्रेज व्यापारियों की संस्था थी। ये निजी कौन थे? अंग्रेज व्यापारी थे। ठीक है। ये कोई सरकारी संस्था नहीं थी, जैसे पुर्तगाल का हम देखते हैं, जिसे बाद में अंग्रेजी सरकार का, यानी 1757 के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार का पूरा राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है। कब? 1757 के बाद। आई कब? 1609 में, यानी पूरे 150 साल के बाद इनको राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है, जब अंग्रेजी सरकार को ये लगता है कि भाई ये तो भाई अच्छी है, सोने की चिड़िया है, इसको हमें क्या करना चाहिए? सोने की चिड़िया हमारे लिए बहुत क्या, सोने की मुर्गी, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी ना, तो ये साबित हुई। तो सरकार ने समर्थन भी दिया, तो सरकार ने सेना भी दिया, टैक्स वसूलने का अधिकार भी, प्रशासन का भी अधिकार दिया, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कि अब अगर कंपनी ये बन गई, ये कंपनी का नाम हो गया, तो कंपनी का ढांचा कैसा था? फिर कंपनी में कौन कौन लोग थे? एक एक चीज़ों को देखेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार हम पढ़ते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और फिर भूल जाते हैं हर दूसरे ही दिन। अभी आप नहीं भूलोगे, एक एक करके देखो, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल आराम आराम से आपको समझाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आप नहीं करते हो, देख के चले जाते हो। मुझे पता तो चलना चाहिए कि मतलब मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आ रही है, मैं सही दिशा में वर्क कर रही हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अब देखो, एक कंपनी का ढांचा देखते हैं।
कंपनी में क्या था, जब कंपनी बनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इतना बड़ा नाम तो नहीं ले सकते थे रोज रोज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा देखते हैं। जब ये कंपनी स्टार्टिंग में बनी तो इसमें क्या था, एक गवर्नर था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गवर्नर स्टार्टिंग में बना था, ये कंपनी का गवर्नर था जो लंदन में बैठता था, ना कि वो भारत का गवर्नर था। जैसा कि हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग आया, फिर ये सारे आए ना, आगे देखेंगे हम अभी। तो ये कंपनी का गवर्नर था जो लंदन में बैठता था, ना कि भारत में। 24 डायरेक्टर्स, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। किस लिए बनाया गया? कि कंपनी का संचालन करने के लिए। ये भी कहाँ पर थे? लंदन में ही थे। यानी कि इनका हेड ऑफिस कहाँ था? लंदन में। जैसे सीईओ होते हैं हेड ऑफिस में, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उस तरीके से ये बने। और कौन थे? सैकड़ों शेयर होल्डर्स थे, यानी कि इसमें सैकड़ों लोगों ने पैसा लगाया। 24 आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जो कंपनी का संचालन करते थे। और यही कंपनी के डायरेक्टर क्या करते थे? गवर्नर चुनते थे। ये भी लंदन में ही बैठता था, कंपनी का गवर्नर था। और फिर ये लोग मिल करके क्या करते थे, एक अपना, स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, इनिशियल टाइम में, ये अपना एक राजदूत भेजते थे यहाँ पे, या फिर प्रेसिडेंट भेजते थे नियुक्त करके, क्योंकि अभी सिर्फ व्यापार का काम हो रहा है। तो ऐसे समझते चलो, ये सभी काम कहाँ पे हो रहा है? लंदन में। इनका काम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ये नीति बनाते थे कंपनी के लिए, किस तरीके से व्यापार होगा। पैसा लगाते थे, गवर्नर की नियुक्ति करते थे, ये वाला गवर्नर। उसके बाद आदेश देने का काम करते थे, और फिर बाद में भी जो गवर्नर्स आने लगे तो ये नियुक्ति करके भेजते थे ना। इस तरीके के काम ये करते थे। अब जब सारे लोग ये सब के सब लंदन में बैठे हुए हैं, तो फिर भारत में कौन आया? ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं आगे भारत में कौन आया। फिर भारत आए कौन? कंपनी के ही प्रतिनिधि के रूप में। तो कभी कंपनी के एजेंट, कहीं पे हम बुक अगर आप पढ़ोगे, कोई भी एथेंटिक बुक बुक पढ़ो आप, स्पेक्ट्रम पढ़ो या फिर बिपिन चंद्रा पढ़ो या कोई सी भी, तो हमें बार बार मिलता है प्रेसिडेंट था वो। जैसे जॉब चारनॉक था, तो वहाँ पे मिलता है ना कि वो बंगाल का क्या था? प्रेसिडेंट था। अब ये लगता है प्रेसिडेंट क्या है? तो देखो चीज़ों को समझो। तो स्टार्टिंग में जब कंपनी व्यापार करने के लिए आ रही है, यानी कि मैं कब की बात कर रही हूँ, जब कंपनी बनी, यानी 1609 में जब कंपनी आई, तो उस समय कंपनी के साथ कौन आएगा? कंपनी के एजेंट आएंगे, जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं। व्यापारी थे कंपनी में। कप्तान आए, कहीं कहीं पे जहाँ कोठी खुलेगी वहाँ कप्तान, वो नाविक भी होंगे जहाज के। बाद में सैनिक भी आने लगे, जैसे जैसे इनकी फैक्ट्रियाँ बढ़ने लगी, कारखाने। अफसर भी आने लगे। अब भी हम बाद में अफसरों को देखेंगे, जैसे आपका विलियम हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो है, फिर जॉब चारनॉक है, फिर क्लाइव आएगा, वॉरेन हेस्टिंग आएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, आगे हम देखते जाएंगे। तो ये कंपनी में स्टार्टिंग में ये हमें दिखाई देंगे कौन? एजेंट दिखाई देंगे, या चीफ फैक्टर्स दिखाई देंगे, जिसको हम प्रतिनिधि कहते हैं, अभिकर्ता कहते हैं, फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। यानी कि शुरुआत में भारत के लिए कोई गवर्नर की पोस्ट नहीं थी, तो फिर प्रशासन कैसे चलता था? यानी कि अगर शुरुआत में कंपनी का कोई भी यहाँ पे, क्योंकि देखो आप कोई भी बुक पढ़ो या कोई भी टीचर आपको पढ़ाता होगा, तो डायरेक्ट पढ़ाएगा कि क्लाइव था बंगाल का गवर्नर, 1700 इतने में अपॉइंट हुआ, 44 में फिर आया। फिर उसके बाद ये वेरनेस्ट आया, फिर वॉरेन हेस्टिंग, इस तरीके से शुरू कर दे। पहले कंपनी का क्या हुआ, ये चीज़ें हमसे हमें कोई नहीं बताता है। तो हम देखेंगे कि शुरुआत में कंपनी के लिए कोई गवर्नर की पोस्ट नहीं थी, तो कंपनी का प्रशासन कैसे चलता था फिर। तो फिर देखो आगे देखते हैं। 1609 से 1605 तक। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, आप मुझसे जुड़ पाओगे। और देखो तैयारी के फेज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये मैंने बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीकी से महसूस किया है। इसलिए मैं वो चीज़ें आपको दे पा रही हूँ कि बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, कब हम फेल होते हैं, कहाँ पे हमें दिक्कत आती है। इन चीज़ों को मैं समझ करके आपके पास ये कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। देखती हूँ कितना पसंद करते हैं आप। चलिए देखते हैं। 1609 से 1650 तक की हम स्थिति देखते हैं, जब स्टार्टिंग फेज में है कंपनी। तो कंपनी के कारखानों पर कौन कौन नियुक्त होते थे? जो कारखाने जो छोटे छोटे, मैंने आपको स्टार्टिंग जब पुर्तगालियों वाला बताया था तभी बताया था कि जो कारखाने हैं, बस्तियां हैं, फैक्ट्री हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये निर्माण का केंद्र नहीं है। ये कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है, कांस्टेबल या किसी भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो और ये वीडियो आपके काम की नहीं है, तो आप एक बात सोचो, अगर आप एक छोटा कांस्टेबल की भी तैयारी करते हो, और अगर आप किसी अपने घर में बात करते हो, अपने फैमिली मेंबर से या अपने बच्चों से ही बात करते हो, कल को उन्हें कुछ बताना हुआ, तो आपके पास इतनी नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप अपने घर में या किसी से बातचीत करने में भी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बता पाओ। और मैं ऐसा कुछ तो बता नहीं रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगा।
काफ़ी इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, कहानी की तरह बता रही हूँ, तो ये आपके भी बहुत काम की चीज़ हो सकती है। कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, ये हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि देखो हम पेपर को सेट नहीं करते हैं। तो चलो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे देखते हैं। कंपनी के कारखानों पर कौन कौन नियुक्त होते थे? प्रेसिडेंट आप पढ़ोगे, एजेंट होते थे, चीफ फैक्टर्स जिसको मुख्य एजेंट या मुख्य अभिकर्ता कहते हैं। स्टार्टिंग में कब तक? 1650 तक की ये स्थिति है। अब ये देखो क्या करते हैं, व्यापार देखते थे ये प्रेसिडेंट, स्थानीय अधिकारियों से बात करते थे, जो अधिकारी होते थे परमिशन लेते थे कि भैया प्लीज हमको यहाँ पे फैक्ट्री खोलने दो, तभी तो हम बाद में तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। तो इस तरीके के परमिशन लेते थे। लंदन ये रिपोर्ट भेजते थे कि आया व्यापार कितना हुआ, क्या हुआ, इस तरीके की चीजें बना करके। आप देखते हो सूरत का पहला मुख्य अभिकर्ता यानी चीफ फैक्टर विलियम हॉकिंस अभी आएगा, हम देखेंगे। मद्रास का एजेंट देखते हैं। कलकत्ता का पहला एजेंट हम जॉब चारनॉक को देखते हैं। जॉब चारनॉक, ठीक है, ये देख लो, ये थे, ये एजेंट के रूप में आया, यानी कि कलकत्ता का पहला एजेंट कह लो, या कलकत्ता का इसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपको शब्द में लिखे हुए मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये लग रहा है कि बस ये एक वर्ड में क्या लिख दिया मैंने, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कंपनी जो है वो स्टार्टिंग में जब भारत में आई तो उसका उद्देश्य भारत पे राज करना था। नहीं, कंपनी का उद्देश्य सिर्फ क्या करना था? व्यापार करना था। याद रखेंगे आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और ये यानी पूरी तरीके से क्या थी? ये एक व्यापारिक संस्था थी। अब भारत में देखते हैं, कंपनी वंपनी तो बन गई, सब कुछ हो गया, चलो भाई भारत में थोड़ा प्रवेश करते हैं। तो भारत में प्रवेश के लिए हम देखते हैं कि 1608 में कंपनी के राजदूत के रूप में हेक्टर, देखो ये सारे फैक्ट ये जितने भी लिखे हैं ना, ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं। किस जहाज से आया, कौन आया, कब आया, तो मैंने सब एक ही जगह लिख दिया है। 1608 में कंपनी के राजदूत के रूप में, ये देखो राजदूत लिखा है मैंने, ना कि कोई गवर्नर लिखा है, यानी मुख्य अभिकर्ता था ये, चीफ फैक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हेक्टर नामक जहाज से किस बंदरगाह पे? सूरत के बंदरगाह पर। कौन पहुंचा? सबसे पहले पहुंचे विलियम हॉकिंस, ठीक है। अब ये विलियम हॉकिंस 1608 में तो पहुंच गए, उसके बाद ये 1609 में मुगल दरबार में उपस्थित हुए। क्या करने आए थे ये? तो इनको भेजा गया था लंदन से कि आप जाइए। देखिए देखो अंग्रेज कितने चालाक थे, मतलब अभी तक जितने भी आपके पुर्तगाली आए, डच आए लगातार लूटपाट करते हुए व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन इनकी दूरदर्शिता देखिए। ये आए तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई मे आई कम इन, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ? पहले इन्होंने इजाज़त मांगी। भाई घर में घुसेंगे तभी तो कुछ काम करेंगे। तो इन्होंने पहले क्या किया, ये मुगल दरबार में शिष्टाचार के साथ उपस्थित हुए कि आपके यहाँ क्या मैं व्यापार कर सकता हूँ। मुगल दरबार में ये कहाँ पहुँचे? आगरा में। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। 1609 में उपस्थित हुआ विलियम हॉकिंस, और जा करके बड़े ही एटिक्वेट के साथ इसने कहा कि क्या मैं आपके भारत में सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री खोल सकता हूँ व्यापार करने के लिए। जहांगीर के मन में तो था कि मैं बोल दूं कि हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन जहांगीर था पुर्तगालियों के दबाव में और उसने इसको ये अनुमति नहीं दी, यानी कि स्थायी व्यापारिक फरमान इसने जहांगीर ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगालियों ने षड्यंत्र किया और दबाव में भी था। दरबार में जो भी चीज़ें तो गुटबंदी चल रही थी और वर्चस्व पुर्तगालियों का अच्छा खासा हो चुका था, लेकिन फरमान नहीं मिला। तो फरमान नहीं मिला तो कोई स्थायी फैक्ट, देखो याद रखना है मैंने लिखा है स्थायी फैक्ट्री नहीं खुली। ये शब्द आप देखना, एक एक शब्दों को ध्यान देना। फैक्ट्री खुलेगी अभी 1609 में, लेकिन वो स्थायी नहीं होगी। तो कोई स्थायी फैक्ट्री नहीं खुली, सिर्फ व्यापार की कोशिश की गई, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, 1611 में असफल होकर वापस हो लौट गया विलियम हॉकिंस। जहांगीर तो चाहता था इनको देने के लिए कि हम इसके साथ व्यापार करें, लेकिन जहांगीर ने क्या किया, इनको व्यक्तिगत सम्मान दिया। किसको? विलियम हॉकिंस को। अब ये व्यक्तिगत सम्मान कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि भाई व्यक्तिगत सम्मान क्या है। ये आई थिंक ये कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। व्यक्तिगत सम्मान कहने का मतलब ये है कि जो विलियम हॉकिंस थे वो क्या थे, बड़े ही मतलब जो दरबार में किस तरीके से आपके अंदर किसी से बात करने का तरीका, आपका एटिक्वेट क्या होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार, क्या होना चाहिए, ये इनको बखूबी पता था। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको पता था कि अगर ये मुगल साम्राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी और वहाँ की जो दरबारी भाषा है वो क्या थी उस समय, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, शायद ये कट गया। आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुगल साम्राज्य था उसकी दरबारी और राजकीय भाषा
भाषा क्या थी? दरबारी और राजकीय भाषा थी फारसी। ये एग्जाम में पूछा गया है। आप ऐसे में बोल रही हूँ, लिख लो। मुगल साम्राज्य की दरबारी और राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। और इन्होंने जा करके फारसी में ही धारा प्रवाह बातचीत शुरू कर दिया जहांगीर से। जहांगीर बड़े प्रभावित हुए कि अरे वाह, ये तो मतलब अपनापन लगा उनको अपनी भाषा से, क्योंकि देखो भाषा क्या करती है, लोगों को जोड़ती है। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम इंग्लिश तो हो लेकिन खान भी हो। तो इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली? विलियम हॉकिंस को। किसने दी? जहांगीर ने दी। की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। ठीक है, आप ये लिखेंगे, ऐसे नोट्स बनाएंगे। इनको उपाधि दे दी। अब ये जो खान की उपाधि, आपको लगेगा कि खान की उपाधि कौन सी बड़ी बात है, तो ये याद रखना कि जो खान की उपाधि होती थी, ये उस समय जो उच्च मुगल अधिकारी होते थे, सिर्फ उन्हें ही ये उपाधि दी जाती थी। तो ये बहुत बड़ी उपाधि थी। दरबार में बैठने की विशेष अनुमति उनको दी गई। मुगल महिला से उनको विवाह करने की अनुमति दी गई कि आप किसी मुगल महिला से विवाह कर सकते हैं। उन्होंने किया भी और बाद में उसे फिर क्रिश्चियन बना लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें विलियम हॉकिंस को प्राप्त हुई और वो 1611 में वापस चले गए। फिर क्या हुआ? शाही फरमान तो नहीं मिला, आप याद रखेंगे। विलियम हॉकिंस को शाही फरमान प्राप्त नहीं हुआ था। फिर व्यक्तिगत सम्मान क्यों प्राप्त हुआ? अभी मैंने आपको बताया। सिर्फ इसका एक कारण फारसी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में बात करना ही नहीं था। हमें सिर्फ इतना ही पता होता है। लेकिन आप देखो, जो जहांगीर था उसको विदेशी लोगों में बहुत रुचि थी। यूरोप के बारे में बहुत जानना चाहता था वो, कि यूरोप कैसा है। समुद्री यात्राओं के बारे में उसकी दिलचस्पी थी जानने की। हॉकिंस को दरबारी शिष्टाचार, अभी मैंने आपको बताया, पता था। जहांगीर को बहुत ही रोचक व्यक्ति लगा। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीर जो है पुर्तगालियों के दबदबे को संतुलित करना चाहता था। वो, उसको लगता था कि पुर्तगालियों का जो है इंटरफेयर ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो उसको हॉकिंस जो है एक विकल्प के रूप में दिखा। ये फैक्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। तो याद रखेंगे, कहीं ना कहीं पुर्तगालियों को जहांगीर क्या करना चाहता था? काउंटर करना चाहता था हॉकिंस से, यानी अंग्रेजों से। फिर बात करते हैं फैक्ट्री और कारखाने की, कि भाई इनको अनुमति तो नहीं मिली, सम्मान ही मिला, मुगल दरबार में घूमते रहे, विवाह वगैरह किया, फिर कारखाना कैसे खुला? तो हम देखते हैं कि 1609 में सूरत में पहली फैक्ट्री, यानी कि 1609 में सूरत में पहला कारखाना खुलता है। लेकिन आप ये याद रखेंगे, ये कारखाना अस्थायी था। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता क्या पूछा गया है कई बार, कि सूरत में पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों की पहला जो कारखाना था वो कहाँ खुला? सूरत में खुला। कब खुला? 1609 में खुला। क्या ये फैक्ट्री स्थायी थी? नहीं, ये एक अस्थायी फैक्ट्री थी। अस्थायी कहने का क्या मतलब है? कभी बंद होती थी, कभी खुलती थी, क्योंकि पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा इस एरिया में दबदबा बहुत ज़्यादा था, और ये फैक्ट्री जो है स्थायी नहीं थी। फिर क्या हुआ था? स्थानीय मुगल अधिकारियों की अनुमति से थोड़ा बहुत से होता रहा, आज भी होता है, कि चलो भाई थोड़ा बहुत कुछ करके तुम व्यापार करो। लेकिन बस ये ऐसे बस नॉर्मल व्यापार चल रहा था, कोई फरमान से ये फैक्ट्री नहीं खुली थी। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि 1608 में क्यों ऐसा हुआ। ये जो, जब इनको ये फैक्ट अंग्रेज जहांगीर ने मना कर दिया, तो फिर ये अधिकारियों ने इनको अनुमति ये कैसे दे दी फैक्ट्री खोलने के लिए? तो आप देखो 1608 में क्या होता है, एक समुद्री युद्ध होता है। जो युद्ध क्या, एक छोटी सी झड़प होती है 1608 में पुर्तगालियों से। किसके बीच में? अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में मात्र झड़प थी, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को करारी मात दी और इन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हारे पितामह आ चुके हैं, अब तुम बचो। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जब जब ये चीज़ वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने देखा, तो उनको लगा कि भाई अब तो भाई समझना पड़ेगा कि अब पुर्तगालियों को हटाओ, ये हैं असली बादशाह। तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। मुगल अधिकारियों को ये समझ में आया कि अंग्रेज समुद्र में क्या है, शक्तिशाली है, यानी कि पुर्तगालियों से भी पप्पा कौन आ चुके हैं? अंग्रेज आ चुके हैं, जो पुर्तगालियों से बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। किस चीज़ में सुरक्षा दे सकते हैं? सुरक्षित समुद्री व्यापार में, यूरोप से चांदी, विदेशी माल ला के दे सकते हैं। प्लस ये जो अधिकारी थे, मुगल अधिकारी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कार्टेज आर्मेडा पद्धति जो थी, किसकी? पुर्तगालियों की, जिसके तहत वो क्या करते थे, इनसे लाइसेंस लेना पड़ता था भारत के लोगों को, और भी जो जहाज थे, व्यापारी थे, और इनको व्यापार करना होता था। तो इससे भी ये बड़े परेशान थे। तो इनको लगा कि चलो कोई तो आया, फिर तुमको बताएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको अधिकारियों ने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए
कह दिया कि भैया चलो तुम फैक्ट्री स्थापित करो, और वही टेम्परेरी फैक्ट्री ये 1609 में स्थापित होती है, स्थानीय अधिकारियों की अनुमति से, ना कि किसी शाही फरमान से। फिर समय बीतता रहा 1612 का जब समय आता है कि यानी कि 29 और 30 नवंबर को, इससे पहले भी एक झड़प 1611 में हुई थी, जिसमें आपका था मिडल्टन नामक एक था अधिकारी है वहाँ का। तो उन्होंने भी पुर्तगालियों को हराया था झड़प में। लेकिन एक स्वाली का बड़ा युद्ध हुआ, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि स्वाली का युद्ध कब हुआ। निर्णायक युद्ध था ये, याद रखेंगे आप। 1612 में ये युद्ध हुआ था, 29 से 30 नवंबर को। स्वाली कहाँ पर है? सूरत में है। तो सूरत के निकट ये युद्ध था, और एक नौसैनिक युद्ध था। ये युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। देखो अंग्रेज भी खाप खाए हुए थे कि तुमने हमें शाही फरमान प्राप्त नहीं होने दिया, और तुम बार बार हमें इंटरफेयर कर रहे हो, सूरत में व्यापार नहीं करने दे रहे हो। तो ये इनको लगा कि जब भी मौका मिलेगा इनको पीटा जाएगा बढ़िया से। तो फिर क्या हुआ? अंग्रेजों की तरफ से थे कैप्टन थॉमस बेस्ट, याद रखेंगे, ये नाम एग्जाम में पूछा गया है, आप अपने नोट्स बनाओगे ऐसे जैसे मैंने लिखा है। तो थॉमस बेस्ट ने क्या किया? अंग्रेजों की तरफ से थे, और स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को करारी मात दी गई, मतलब बहुत बुरी तरीके से परास्त किया गया। और ये क्या था? एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। और इसी के बाद जहांगीर को जब पता चला, तो जहांगीर ने कहा, बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे वाह, मैं तो काउंटर करना चाहता था, ये तो काउंटर का इन्होंने प्रूफ भी दे दिया। तो इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए, जो उनकी 1609 में खुली थी, तो जहांगीर ने कहा कि चलो भाई ठीक है, तुम फैक्ट्री खोल लो, खोल सकते हो आप। लेकिन अभी भी जहांगीर ने शाही फरमान के द्वारा ये अधिकार नहीं दिया था। ये क्या था? बस ऐसे व्यावहारिक अनुमति जहांगीर ने दे दी थी। या तब ये जहांगीर की अनुमति कैसी थी? व्यावहारिक, 1612 में। इसी के तहत वो जो फैक्ट्री सूरत की थी, उसको सूरत में अंग्रेजों ने सूरत में पहली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री, यानी अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जो बार बार खुल रही है, बंद हो जा रही है, इस चीज़ को हटा करके बढ़िया और स्थायी फैक्ट्री खोला। ये देखो, ये याद रखोगे आप, ठीक है। अब देखो समझ में आया कि 1609 में, और अभी अभी क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि क्या ये कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो ना, तो अब यह आप ऐसे नोट्स बना करके चीज़ों को डिफरेंस करके याद रखो कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखो ये क्या खुला? 1613 में एक स्थायी फैक्ट्री खुली, और कैसी थी? फॉर्मली, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री थी ये। और इसका प्रमुख बनाया गया, आप याद रखेंगे, एक एक नाम यहाँ पे पूछा गया है। 1613 में पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री कब खुली? 1613 में। पहली फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री 1613 में। पहला प्रमुख किसे बनाया गया? तो थॉमस एडवर्थ को बनाया गया। किसको बनाया गया? सूरत की फैक्ट्री का पहला प्रमुख बना थॉमस एडवर्थ। आगे देखते हैं, ये फैक्ट्री कैसी थी? अपनी व्यवस्था से खुली, बिना पक्के मुगल फरमान के, भी मैंने बताया व्यवहारिक फैक्ट्री थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की अनुमति से था। फिर क्या हुआ? अब अंग्रेजों को फिर भी चैन नहीं आ रहा है कि, क्योंकि वो व्यापार ही करने जब महारानी की अनुमति से आए हैं, तो इनको था कि पक्का लिखित दो, तभी तो हम अपना खेल यहाँ पे शुरू करेंगे। इन्होंने फिर क्या किया? 1615 में थॉमस रो को, या टॉमस रो भी कहते हैं इनको भेजा कि भैया आप जाइए, आप लेके आइए वहाँ पे फरमान प्राप्त करिए। और तब तक जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो चुका था। तो जहांगीर से विधिवत शाही फरमान प्राप्त करने में थॉमस रो क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं, यानी कि लीगल सिक्योरिटी। अब आप ये देखो, आप अब जितने भी व्यापारी आए हैं, उसमें अगर आप अंग्रेजों को देखो, यानी कि पुर्तगालियों को देखो, डचों को देखो, तो उनसे इनमें डिफरेंस ये है कि ये सारा काम लीगल फॉर्म में करेंगे। अगर इन्होंने आपका शोषण भी किया, आपको गुलाम भी बनाया, मतलब हमको गुलाम भी बनाया, हम सभी को, हमारे पे शोषण भी किया, सब कुछ लीगल कर करके, कि कोई इनके पे क्लेम ना कर सके, कोई इनको दोषारोपण ना करके। इतने चालाक व्यक्ति थे ये। तो इन्होंने क्या किया? शाही फरमान प्राप्त किया, मतलब लीगल सिक्योरिटी लिया इन्होंने कि भैया लीगल ठप्पा मारो कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य के भीतर कहीं भी व्यापार करने की अनुमति अपने व्यापारिक प्रतिनिधि, ये जो लीगल फरमान, शाही फरमान, ये जो प्राप्त हुआ, तो इस फरमान में लिखा क्या था? जो लीगल सिक्योरिटी मिली, तो इसमें दो चीज़ें लिख के मिली इनको, कि अंग्रेजों को मुगल साम्राज्य के भीतर, कहाँ पे? मुगल साम्राज्य के भीतर कहीं भी आप व्यापार करने की अनुमति इनको प्राप्त हो गई, जितना एरिया मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और आप अपने व्यापारिक प्रतिनिधि को रख सकते हैं यहाँ पे, ये अधिकार प्राप्त हुआ। फिर बाद में जब अधिकार प्राप्त हो गया, इनकी बल्ले बल्ले हो गई, फिर उन्होंने क्या किया? स्थायी फैक्ट्री, अपना व्यापार सूरत में शुरू कर दिया। फिर बाद में सूरत से कहाँ बढ़े? आगरा बढ़े,
ठीक है, फिर अहमदाबाद, फिर में ये कारखाने खोले, यानी कि 1623 आते आते इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां ये खोलने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका 1613 में फैक्ट्री स्थायी खुली थी, उससे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1611 में एक शाखा अपनी खुली थी। मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। देखो यहीं पे अब की अंग्रेजों की फैक्ट्री देखते हैं ना, यहाँ से भी देखो प्रश्न कई बार बना हुआ है, आप ये ध्यान देंगे, स्किप नहीं करेंगे आप बिल्कुल वीडियो को। एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है हर एक एग्जाम में। ये कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर सकती कि इस एग्जाम में ये पूछा है गया है। देखो फैक्ट्री की, अंग्रेजों की फैक्ट्री की थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी फैक्ट्री ना। पहली फैक्ट्री हमने देखा 1609 सूरत में, फिर 1611 में इसकी एक शाखा खोली जाती है मछलीपट्टनम में, यानी कि 1611 में एक साउथ में फैक्ट्री खोली जाती है। फिर ये क्या करते हैं, देखो धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं। फिर ये जो साउथ में थे तो मद्रास को इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया, लीज पर लिया कि दीजिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्यापार करेंगे और रेवेन्यू वगैरह आपको हम देते रहेंगे। कब की बात है ये, 1639 की बात है, डेट याद रखेंगे आप, 39 है ये, लीज पे लिया। फिर इन्होंने जब देखा यहाँ पे ये थोड़े जम गए तो इन्होंने क्या किया, ये किसने ली, अच्छा ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मद्रास को लीज पर चंद्रगिरी के राजा से किसने लिया, तो फ्रांसिस डे का नाम याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो इन्होंने क्या किया, फिर जब इनका कब्जा हो गया तो इसी चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास को फाइनली छीन लिया, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया। अभी तक वहाँ पे क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब इन्होंने मद्रास को ही छीन लिया चंद्रगिरी के राजा से। और ये चंद्रगिरी के जो राजा है वे ये विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि माने जाते थे। अब देखो विजयनगर साम्राज्य का तो पतन हो चुका है, लेकिन ये माना जाता है कि उसी के वंशज है, ये प्रतिनिधि थे। तो इनसे इन्होंने क्या किया, मद्रास को छीन लिया अंग्रेजों ने, और इसको छीन करके यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया है। एक ये किला है, फोर्ट मतलब किला, सेंट जॉर्ज किला भी इसको कहते हैं ऐसे, फोर्ट मतलब किला, सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया कब, 1640 में। देखो बस किले का, किला कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें, जो जहाँ भी ये व्यापार करते थे, जहाँ चीज़ों को अपनी इकट्ठा करके रखते थे, जहाँ ये रहते थे, अब ये किला कहने का मतलब है चारों तरफ सैनिक लगा दिया, उसकी सुरक्षा बढ़ा दिए, ये है किले का मतलब। उसको सिक्योरिटी अच्छी कर दी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल महाराजाओं की तरह किला बना दिया, ऐसा ऐसा नहीं है कुछ भी, हल्का फुल्का बाउंड्री कर दिया उसकी, वहाँ पे सैनिक रखने लगे, इस टाइप का काम इन्होंने किया। तो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये 1640 में इसका निर्माण किया। और यहाँ अब ये जो फोर्ट था, यहाँ से जो पूर्वी घाट के जितने भी इनके केंद्र थे, यानी कि बंगाल तक का हम हुगली भी देखते हैं, या फिर विशाखापट्टनम और भी सारे जो जो इनके बस्तियाँ थी, उसका ये हेडक्वार्टर बन गया, यानी सारे काम यहीं से होने लगे। ये देखो फिर ये पहुँचे कहाँ पे, 1651 में हुगली में। लेकिन आपका सेंटर क्या है, यहीं से सारी चीज़ें डील हो रही हैं। तो हुगली में इन्होंने व्यापारिक बस्ती खोली कब, 1651 में। बॉम्बे में कब खोला, 1668 में, ये एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। कलकत्ता में 1690 में। अब देखो ये तो हो गया फैक्ट, आप याद कर लेंगे ऐसे ही। कलकत्ता की कहानी को देखते हैं, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेता है, पूछा हुआ है कि कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई। तो 1690 में जॉब चारनॉक को यहाँ का प्रेसिडेंट बना के भेजा जाता है कि आप जाइए, अब कलकत्ता के बारे में देखिए। अब उस समय कलकत्ता नहीं था, बंगाल जाते हैं। तो बंगाल में 3 प्लेसेस थे जिनको हम कहते हैं सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता। एग्जाम में पूछा हुआ है किसको मिला करके कलकत्ता बना, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता, याद रखेंगे आप, को मिलाकर अंग्रेजी बस्ती यहाँ पे इन्होंने बनाया, एक बस्ती बनाई, अपना फैक्ट्री बनाया, कारखाना बनाया। फिर क्या हुआ कि 1698 में बंगाल का सूबेदार था जो शाही घराने का ही था, यानी कि मुगल साम्राज्य जो था वही था, उसका मन तो लगता नहीं था बंगाल में। तो अक्सर वो क्या करता था, वो रहता था वहीं पे, यानी कि आगरा में ही रहता था। तो 1698 में, यानी कि 1698 में अजीम उसान, उसका नाम क्या था, अजीम उसान, याद रखेंगे आप। अजीम उसान ने जॉब चारनाक को किसने सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी दी, तो आप बताएंगे अजीम उसान, ठीक है, ने अंग्रेजों को इन तीनों जगहों की जमींदारी प्राप्त कर दी। इनका मन तो था, इसका मन लगता नहीं था यहाँ पे कुछ काम करने में, तो इसने कहा कि लो भैया तुम हमको जमींदारी वसूल कर करके, ये रेवेन्यू वसूल के पहुंचाते रहना। तो इनको मिल गई। उसके बाद क्या किया, इन्हीं तीनों, ये जो 3 जगह की जमींदारी मिली जॉब चारनाक को, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता को मिला करके, इसने क्या किया, फोर्ट विलियम का, यानी कि देखो अभी क्या देखा, सेंट फोर्ट जॉर्ज पूछा गया है, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे है, तो आप बताएंगे मद्रास में है।
ठीक है। लेकिन अगर फोर्ट विलियम की बात करेगा, अभी अगर करंट अफेयर से आप अपडेटेड होंगे तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। आप बताएँगे इसका नाम क्या किया गया है, मुझे कमेंट करके बताओगे आप। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और अब आप अपडेटेड भी हो। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता नगर की स्थापना की गई इन तीनों जगहों को मिला करके। यानी कि ये जो फोर्ट विलियम था, जो कलकत्ता नगर जो बना, ये यहाँ पे जो किला बना, ये पहला अंग्रेजी किला था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अंग्रेजों का पहला किला कौन सा था, तो आप बताएंगे फोर्ट विलियम। ठीक है। ये किला बनाया मतलब इसको पूरी तरीके से इसको चारों तरफ से घेरा गया। ठीक है। अब देखो, फिर हम देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेंट फोर्ट जॉर्ज क्या था। फिर ये किला इन्होंने बनाया था, इसको सेंट फोर्ट था ये, लेकिन अंग्रेजों का पहला किला कहा जाता है किसको? फोर्ट विलियम को। इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन बने फोर्ट विलियम के? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे चार्ल्स आयर। एग्जाम में पूछा गया, ध्यान देंगे आप कहेंगे इसकी सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, तो मैं ऐसी चीज़ें लिखती ही नहीं जो एग्जाम में ना पूछी जाए। तो ये चार्ल्स आयर याद रखेंगे आप। मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर दे रही हूँ। ये आप अपने नोट्स बनाओ, आप एक बार अपने नोट्स बनाओ, वीडियो के भरोसे मत रहो। और फाइनल आप देखो, कभी भी आपको हिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी एग्जाम आए रिवाइज करो, निकल लो। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, ऐसे याद हो जाएगा आपको। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, हम सभी को पता है। 1609 में हॉकिंस मुगल दरबार आगरा में पहुंचा, हमने देख लिया है। 1609 में सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुली। ठीक है, ठीक, ये हमने देख लिया। लेकिन ये फैक्ट्री कैसी थी? अस्थाई थी। क्या हो रहा है इसे? एक सेकेंड, देखो। ये 1615 में सर थॉमस रो, किसने? थॉमस रो को शाही फरमान क्या हुई? प्राप्त हुई, शाही मान्यता प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो थॉमस रो आया था, या टॉमस रो कह दो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1615 में, तो इसको भेजा था किसने? जेम्स। अब अच्छा देखो, जेम्स प्रथम, अभी इसको नीचे देखेंगे। जेम्स प्रथम ने इनको भेजा था कि आप जाइए जहांगीर के साथ क्या करके आइए? वाणिज्यिक संधि करके आइए। इसलिए ये आया था, इसका आने का उद्देश्य वाणिज्यिक संधि था। लेकिन ये आया तो वाणिज्यिक संधि तो जहांगीर ने इसके साथ नहीं की, लेकिन इसको शाही मान्यता प्राप्त कर दी, कि शाही मान्यता दे दी कि आप पूरे मुगल क्षेत्र में आप क्या करेंगे? लीगली आप व्यापार कर सकते हैं। ये मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन याद रखना आप, वाणिज्यिक संधि करने में ये असफल रहा था। एक एक पॉइंट पता हिस्ट्री में गलत हो जाता है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, तो आजकल तो कोई भी एग्जाम बहुत आसान नहीं रह गया है। तो याद रखना, ये वाणिज्यिक संधि तो नहीं प्राप्त कर पाया था, लेकिन स्थायी कारखाने खोलने के लिए शाही मान्यता प्राप्त किया था। एज इट इज आप लिखोगे जैसे मैं बोल रही हूँ। 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार के एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि महारानी एलिजाबेथ ने कहा था कंपनी को कि आप जाइए 15 देशों के साथ, 15 वर्षों का के लिए आपका व्यापारिक एकाधिकार होगा, आपका मोनोपोली होगा, कि कोई भी ब्रिटेन की तरफ से दूसरा व्यापारी या कंपनी व्यापार करने पूर्वी देशों में नहीं जाएगी। लेकिन इसी जो अनुमति थी 15 साल के लिए, यानी कि 1600 में अगर मिला है तो 1615 तक होना चाहिए। लेकिन 1609 में ये जो इनकी मोनोपोली थी, इसको जेम्स प्रथम ने, किसने, कौन था सम्राट? याद रखेंगे, जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आप आगे आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे हिस्ट्री में कि किस तरीके से इनके एकाधिकार को खत्म किया जाता है, जब हमारी क्या होगी जब हमारा एक्ट आएगा 1813 का, 1833 का, जब ये एक्ट आने लगेगा, तो इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि भाई चलो, अब तुम्हारी मोनोपोली है। फिर देखते हैं कि जो प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ था वो कौन था? हेक्टर। और इसी जहाज़ से आया था विलियम हॉकिंस। 1611 में कैप्टन मिडल्टन जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1611 है, देखो, कैप्टन मिडल्टन ये एक बार और आ चुका था, यानी कि 1599 में ये ऐसे ही आया था एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, ऐसे कि चलो थोड़ा देख के आते हैं पूर्वी देशों में व्यापार कैसे होता है। और दूसरी बार ये आया 1611 में। कैप्टन कौन आया? मिडल्टन। कैसे याद रखेंगे आप कैप्टन मिडल्टन? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये आया और जहांगीर के दरबार में पहुंचा, मिडल्टन। ठीक, इससे कहा गया कि जाओ भाई व्यापारिक अनुमति लेके आओ। प्राप्त करने में ये सफल रहा।
कौन सी व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा? जो हमने देखा कि सूरत में जो हमारा अभी 1613 में जो व्यापारिक फैक्ट्री हमारी खुलती है, मैंने बताया था आपको कि जो स्वाली की पहली झड़प हुई थी कैप्टन मिडल्टन के से ही हुई थी। जहांगीर प्रभावित हुआ था, उसके बाद 1612 में तो दोबारा ये थॉमस बेस्ट से भिड़ जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि ये जब आया तभी इसको व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में मिली जहांगीर के द्वारा, लेकिन ये कैसे थे, व्यावहारिक अनुमति थी। इसी के बाद 1613 की फैक्ट्री खोली जाती है। ये सब हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। सीमित अनुमति थी, ये सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं आप, यही आपका सूरत में सूरत के क्षेत्र में खोल सकते हैं फैक्ट्री, सीमित अनुमति और व्यावहारिक अनुमति, याद रखेंगे आप। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना कौन था? अगर पूर्वी भारत में खूब बोलेगा तो पूछेगा तो 1633 में बालासोर उड़ीसा में पहली फैक्ट्री खुली। गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ? तो 1632 में। गोलकुंडा के क्षेत्र में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, इसको कहते हैं सुनहरा फरमान। 1668 में यानी कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त हुआ। सॉरी, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं कि ईस्ट इंडिया, हमने देखा था कि जो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी उसका विवाह चार्ल्स के साथ होता है, जिससे क्या होता है कि उनको दहेज में बम्बई प्राप्त होती है, उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। और ये जो ब्रिटिश सरकार है यानी कि जो सम्राट थे, उन्होंने इस बम्बई को क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख वार्षिक पाउंड में या ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैं ये क्या करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि लो भाई तुम हमें क्या करोगे, इसके ये इतना रिवेन्यू दोगे और इसके बदले तुम व्यापार करोगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किससे प्राप्त हुआ? आप याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था, ना कि पुर्तगाली सरकार ने। 1680 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब का कार्यकाल क्या है? 1658 से लेकर के 1707। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर लगाया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देना, अच्छे अच्छे लोगों की हवा उड़ जाएगी कि कंपनी पर जजिया कर किस मुगल सम्राट ने लगाया था। तो औरंगजेब ही ऐसा काम कर सकता है, इसने जजिया लगाया और कहा कि जजिया अगर आप देंगे तो इसके बदले आपको सूरत के अलावा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जजिया देने के बाद भी सूरत में नहीं, बाकी हर जगह पे जितना भी मुगल क्षेत्र है, सीमा शुल्क रहित व्यापार की अनुमति जहां औरंगजेब ने दिया, लेकिन उसमें सूरत शामिल नहीं था, याद रखेंगे आप। जजिया के बदले कंपनी जब जजिया टैक्स देगी, उसके बदले सूरत के अलावा वो कहीं भी सीमा शुल्क रहित व्यापार कर सकती है। उसके बाद 1686 में, देखो ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, कंपनी का देखो काम कैसे चल रहा है। देखो मैंने सीक्वेंस में सब कुछ आपको बताया है कि कंपनी भारत में राज कैसे करने लगी, अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है सब कुछ। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा, हुगली को लूट लिया। अब भाई जहांगीर हो गया नाराज, मुगल सेना से संघर्ष हुआ और औरंगजेब से फिर जाकर के माफ़ी मांगे। औरंगजेब ने कहा कि निकालो 1.5 लाख रुपया और इसके बदले क्या किया, व्यापारिक अधिकार, ठीक है भैया फिर से व्यापार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, ये 1691 में औरंगजेब ने एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट अर्थात बंगाल में चुंगी रहित प्रदान किया। अब ये देखो सूरत से ये कहाँ बढ़ रहे हैं, सूरत के बाद ये बढ़े आगरा, आगरा के बाद ये धीरे 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 कहाँ बढ़ रहे हैं, बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये बंगाल में ये सफल कैसे हो रहे हैं, आप ये देखिए। तो बंगाल में सफल हो रहे हैं कि 1691 में औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया कि आप क्या करिए, एक मुश्त हमको, मतलब एक ही बार 1 साल में आप हमको क्या देंगे, कर देंगे, और उसके बदले आप बंगाल में बिना सीमा शुल्क दिए, बिना चुंगी के आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ ये यहाँ दिक्कत, और ये व्यापार करने लगे। फिर कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। आप देखो इनकी रुचि कलकत्ता में आ रही है, चीज़ें हम आगे देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर आपको लंबी वीडियो बन जाती है, फिर आप देखते हो स्किप करते हो। स्किप नहीं करना है, एक ही चीज़ों को देखना है, ध्यान से देखना है। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। क्यों घोषित किया? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि ये मुगल बार बार क्या करें, सूरत में ये जब थे तो बार बार ये इनको
डिस्टर्ब करते थे, इंटरफेयर करते थे। इन्होंने कहा कि दिल्ली से बंगाल बहुत दूर है और हम सारा काम अब कलकत्ता से करेंगे, बंगाल से करेंगे। उपज भी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा है, बंदरगाह भी है वहाँ पे। तो इन्होंने अब ये मूव कर रहे हैं कहाँ, कलकत्ता की तरफ। तो कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे घोषित किया गया था, तो कलकत्ता को घोषित किया गया था, अंग्रेजों का पहला प्रेसिडेंसी नगर। और कब घोषित किया गया था, 1700 में। उसके बाद ही जब ये प्रेसिडेंसी नगर बना तो 1774 से लेके, यानी कि 1774 से लेके 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कहाँ रही, कलकत्ता रही। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये। 1622 में ओरमुजपुर, जिसको हॉर्मुज कहते हैं, जो ईरान और यूएई के बीच में पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछता है आपसे क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। जो हॉर्मुज की संधि है वो कहाँ पर है, जल संधि है जो है हॉर्मुज की, वो कहाँ पड़ता है, ईरान और यूएई के बीच में। उसको ओरमुजपुर वहाँ पे प्लेस है। इस पे कब्जा हो जाता है किसका, अंग्रेजों का हो जाता है, यहाँ के स्थानीय राजा से मिल करके। क्यों इन्होंने कब्जा किया, क्योंकि जो फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, यहाँ से व्यापार होता था और यहाँ पे पुर्तगालियों का दबदबा था। अंग्रेजों ने कहा कि पहले इनके भय से मुक्त होना है और इनको इन्होंने क्या किया, खदेड़ दिया, मतलब इनको यहाँ पे हरा दिया पूरी तरीके से। और फिर यहाँ से प्राप्त आगे हम देखते हैं कि अंग्रेजों को, अब ये तो खैर पुरानी बात थी, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, मुझे याद आ गया। तो 1691 तक की घटना को हम बखूबी देख चुके हैं, 1700 तक। और अब इनको प्राप्त होगा 1717 का फर्रुखशियर का फरमान, जिसके बाद ये पूरा गेम चेंजर होगा यहाँ पे, जिसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना मत जाना, कमेंट करना। अगर आप नहीं करोगे, आपके पास बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन, एथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। खैर कोई नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।